एपिसोड 91। एलेक्स ने पीछे मुड़े बिना द्वीप छोड़ दिया, लेकिन उसका दिमाग एक पल के लिए भी शांत नहीं हुआ। उसके विचार अनगिनत दिशाओं में दौड़ रहे थे, गणनाएं तेजी से बन और बिगड़ रही थीं। हर परिदृश्य, हर पहलू और हर संभावना पर एक साथ विचार किया जा रहा था। हालात उम्मीद से परे थे। 1 महीने के भीतर दुनिया को एक ऐसे खतरे का सामना करना पड़ेगा जो मानवता ने पहले कभी नहीं झेला था। हमलावर सेना इतनी शक्तिशाली थी कि अगर उनका मुकाबला करने के लिए कुछ नहीं किया गया तो वे पूरी धरती को तबाह कर सकते थे। एलेक्स शक्तिशाली था, ये सच था, लेकिन वहाँ 4 प्रमुख जातियां थीं, साथ ही प्राचीन मानव भी थे जिनके बीच एक तारामंडल था। इसलिए उसे एक सेना की आवश्यकता होगी, लेकिन इतने कम समय में एक पारंपरिक सेना तैयार करना असंभव था। लाखों सैनिकों को इकट्ठा करने के बावजूद उन्हें आवश्यक स्तर की ताकत तक प्रशिक्षित करने में वर्षों लग जाते। एलेक्स के पास समय नहीं था। हर पल कीमती था और एक भी हिचकिचाहट विनाशकारी परिणाम ला सकती थी। उनके पास एकमात्र व्यवहारिक विकल्प प्रौद्योगिकी ही था। यदि वे ग्रहों के शत्रुओं से लड़ने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली सेना खड़ी नहीं कर सकते थे, तो वे आम लोगों को ऐसा करने की शक्ति प्रदान करेंगे। युद्धक सूट, यही एकमात्र समाधान था। हालांकि वह रास्ता भी चुनौतियों से भरा था। ग्रह स्तर की शक्ति प्रदान करने में सक्षम सूट बनाना कोई आसान काम नहीं था। ऊर्जा की आवश्यकता ही बहुत अधिक थी। प्रत्येक सूट को एक ऐसे कोर की आवश्यकता होती जो अस्थिरता के बिना अत्यधिक ऊर्जा उत्पादन को बनाए रख सके। यदि ऊर्जा स्रोत विफल हो जाता तो पहनने वाला व्यक्ति सूट के साथ ही नष्ट हो सकता था। एलेक्स ने धीरे से सांस छोड़ी और अपने विचारों को केंद्रित किया। राफेल, उसने कहा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने उसके दिमाग में तुरंत प्रतिक्रिया दी। हाँ, पहले हम आपके लिए एक ढांचा तैयार करते हैं, एलेक्स ने शांत भाव से कहा। आपको एक ऐसा भौतिक मंच चाहिए होगा जिस पर आप स्वतंत्र रूप से काम कर सकें। उसके बाद मैं चाहता हूं कि आप युद्धक सूट डिज़ाइन करना शुरू करें। उनकी शक्ति का स्तर ग्रह स्तर से अधिक होना जरूरी नहीं है। अगर वे उस स्तर तक पहुंच भी जाएं तो काफ़ी होगा। राफेल को जानकारी समझने में कुछ देर का विराम लगा। फिर एआई ने जवाब दिया, ठीक है, लेकिन इस सूट में एक तारा स्तरीय कोर है जो शक्ति प्रदान कर रहा है। हमें ग्रह स्तरीय किसी चीज़ की आवश्यकता होगी जो अतिरिक्त शक्ति प्रदान करे, लेकिन पृथ्वी के पास अभी तक ऐसी तकनीक नहीं है। और अगर मैं इसे बनाना चाहता हूं तो मुझे और अधिक डेटा और समय की आवश्यकता होगी। एलेक्स ने इस पर गंभीरता से विचार किया। वास्तव में यह एक समस्या थी। पृथ्वी के पास ग्रह स्तरीय ऊर्जा कोर बनाने के लिए पर्याप्त उन्नत तकनीक नहीं थी। एक पारंपरिक रिएक्टर या यहाँ तक कि एक अत्यधिक संशोधित तारा स्तरीय कोर भी पर्याप्त नहीं होता। क्या हम किसी तरह ग्रहीय राक्षसों के मूल का उपयोग कर सकते हैं? एलेक्स ने संभावनाओं का परीक्षण करते हुए पूछा। राफेल ने तुरंत जवाब दिया, हम कर सकते हैं, लेकिन वे अशुद्ध हैं और सूट ठीक से काम नहीं करेगा। एलेक्स के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वो काम मुझ पर छोड़ दो। पहले तुम अपना जहाज डिज़ाइन करो और सूट पर ध्यान दो। इस बीच मैं तुम्हारे लिए कुछ शुद्ध कोर तैयार कर दूंगा। समझा? बिना समय बर्बाद किए एलेक्स ने अपनी उंगली पर मौजूद भंडारण अंगूठी खोली। 50 चमकते हुए कोर हवा में तैरने लगे, प्रत्येक में कच्ची, अस्थिर ऊर्जा का प्रवाह हो रहा था। ये वे ग्रहीय कोर थे जिन्हें उसने अपनी लड़ाइयों के दौरान इकट्ठा किया था। इनमें से कई निष्क्रिय पड़े थे, लेकिन अब वे अपना उद्देश्य पूरा करने वाले थे। प्रत्येक कोर में अपार ऊर्जा समाहित थी, लेकिन उसमें जैविक अवशेष, अस्थिर संरचनाएं और उन राक्षसों से उत्पन्न अराजकता समाहित थी जिनसे वे उत्पन्न हुए थे। इनका प्रत्यक्ष उपयोग विनाशकारी हो सकता था। इन्हें सावधानीपूर्वक शुद्ध करके संयोजित करना आवश्यक था। एलेक्स ने तुरंत प्रक्रिया शुरू कर दी। 10 कोर तीव्र चमक के साथ हवा में उठ खड़े हुए। जैसे ही उसने अग्नि, प्रकाश, रसायन शास्त्र और अंत में गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करके कच्चे पदार्थ को बांधने और शुद्ध करने के लिए ऊर्जा प्रवाहित की, उसका शरीर प्रकाश से नहा गया। ऊर्जा में तीव्र हलचल हुई और अनियंत्रित शक्ति की चिंगारियां बाहर की ओर फूट पड़ीं, लेकिन एलेक्स पूरी तरह से एकाग्र रहा। धीरे धीरे अशुद्धियां दूर होती गईं और कोर एक सुपर कोर में विलीन होने लगे। मुझे बताओ, क्या ये काम करेगा? उसने शांत लेकिन गंभीर स्वर में पूछा। परिपूर्णता के 90% करीब। ये काम करेगा। एलेक्स ने भौहें चढ़ा लीं। सिर्फ 90%? मुझसे क्या छूट रहा है? पूर्णता प्राप्त करने के लिए आपको अधिक ऊर्जा जुटाने में सक्षम होना चाहिए। एलेक्स ने धीमी आवाज में बुदबुदाया, जो भी हो, बस काम करो, मुझे बहुत कुछ करना है। वह तुरंत उन खंडहरों पर टेलीपोर्ट हो गया जिनकी उसने पहले ही खोजबीन कर ली थी। वहां उसने राफेल के लिए पोत बनाने हेतु कच्चा माल इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उसकी तकनीकी दक्षता ने इस प्रक्रिया को लगभग सहज बना दिया, यहाँ तक कि सबसे जटिल सामग्रियों को भी सटीक रूप से पहचाना, निकाला और विनिर्देशों के अनुसार आकार दिया जा सकता था। घंटों बीतते गए और एलेक्स अथक परिश्रम करता रहा। ये यंत्र एकदम सटीक होना चाहिए था, एक ऐसा मंच जो राफेल की चेतना और शक्ति को निर्बाध रूप से प्रवाहित कर सके।
अंततः डिजाइन तैयार हुआ, एक धातु का ऑक्टोपस जिसकी प्रत्येक शाखा सटीक नियंत्रण में थी और उन्नत ऊर्जा वाहिकाओं से सुसज्जित थी। एक बार बन जाने के बाद राफेल का इस पर पूर्ण नियंत्रण होगा, मानो यह उसके स्वयं के मस्तिष्क का ही एक हिस्सा हो। एलेक्स ने पूरी रात काम किया। भोर होते होते ऑक्टोपस का ढांचा बनकर तैयार हो गया। ऊर्जा के प्रवाह से उसकी आंखें हल्की हल्की चमक रही थीं और राफेल के मार्गदर्शन में उसके अंग सहज और सधी हुई गति से हिल रहे थे। एलेक्स ने ध्यान से देखा। आप इसे कितनी दूरी से नियंत्रित कर सकते हैं? जब तक यह आपके मानसिक दायरे में रहता है, मैं इसे नियंत्रित कर सकता हूँ। एलेक्स ने सिर हिलाया। तो ये बिल्कुल सही है। सबसे पहले 5 सूट बनाओ। अगर तुम सफल हो जाते हो तो हम अगला चरण शुरू कर सकते हैं, समुद्र में हत्याओं का सिलसिला। उसने अपने भंडार से शेष 2 स्टार लेवल सूट निकाले, क्योंकि उसने पहले ही तय कर लिया था कि उनका उपयोग कौन करेगा। एक उसके पिता के लिए था, दूसरा उसके गुरु एलिंड्रोस के लिए था। उसने तुरंत अपने गुरु का नंबर डायल किया। गुरुजी, आप कहाँ हैं? मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। एलिंड्रोस ने तुरंत जवाब दिया, एलेक्स, क्या तुम ऑरोरा सिटी लौट रहे हो? हाँ, एलेक्स ने जवाब दिया। ठीक है, मैं गठबंधन के हॉल में हूँ। क्या आप सीधे वहीं आएंगे या कहीं और से? एलिंड्रोस ने पूछा। मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहूँगा, एलेक्स ने कहा। मैं आपके पारिवारिक जागीर में आऊँगा। ठीक है, एलिंड्रोस ने उत्तर दिया। लेकिन कृपया शहर के द्वार से अंदर आइए। लोग अपने मसीहा से मिलना चाहते हैं। एलेक्स ने हल्की सी मुस्कान दी। उसने सूट, पोत और शुद्धकोर के लिए पहले ही योजना बना ली थी। हर कदम सोच समझ कर उठाया गया था, फिर भी वह जानता था कि यह तो बस शुरुआत है। आने वाली लड़ाइयों में उसे अपनी पूरी सूझबूझ, गति और ताकत लगानी होगी। राफेल चुपचाप अपने मानसिक क्षेत्र में मंडरा रहा था और पोत तथा ऊर्जा कोर की स्थिति की जानकारी सीधे एलेक्स के दिमाग में भेज रहा था। हर गणना, हर आकस्मिकता, हर संभावित परिणाम उपलब्ध था। एलेक्स का आत्मविश्वास बढ़ा, इसलिए नहीं कि वह जय था, बल्कि इसलिए कि उसने लगभग हर स्थिति के लिए तैयारी कर रखी थी। जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ता गया, एलेक्स ने अपने द्वारा तैयार किए गए टेलीपोर्टेशन सर्कल में कदम रखा और खंडहरों से गायब हो गया। कच्चे माल, शुद्ध किए गए कोर और राफेल से बंधे हुए पात्र को वहीं छोड़ गया। वह ऑरोरा सिटी के पास फिर से प्रकट हुआ, शहर में व्याप्त ऊर्जा की गूंज को महसूस करते हुए। जनमानस को पहले से ही उसकी वापसी का पता था। अफवाहें तेजी से फैल गई थीं, शहर का मसीहा लौट आया था। एलेक्स का दिमाग तेजी से चल रहा था। उसकी पहली प्राथमिकता सूट को उनके निर्धारित उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाना था। एलिंड्रोस से मिलना सबसे पहले था। उसके पिता को इंतजार करना होगा, हालांकि एलेक्स को भरोसा था कि तब तक वे समझदारी से काम लेंगे। एलेक्स शहर के द्वार की ओर बढ़ा, उसके कदम स्थिर और शांत थे, लेकिन मानो उसके चारों ओर का वातावरण ही बदल गया हो। जैसे ही वह अंदर आया, हजारों निगाहें उस पर टिक गईं। सड़कें नागरिकों से भरी हुई थीं, उसकी झलक देखते ही उनकी फुसफुसाहट विस्मय में बदल गई। हर व्यक्ति ने उसकी उपस्थिति का भार महसूस किया, मानो पूरा वातावरण ही उसके सामने झुक गया हो। लेकिन केवल आम लोग ही नहीं देख रहे थे। भीड़ में मानवता के सबसे महान रक्षक भी खड़े थे, जूलियस, आर्थर, नोलन, एलिंड्रोस और अन्य सभी वीर सम्राट। उनके चेहरे गंभीर थे, फिर भी उनकी आंखों में गहरा सम्मान था। उन्होंने युद्ध लड़े थे, विद्रोहों को दबाया था और सेनाओं का नेतृत्व किया था, लेकिन इस क्षण में उन्होंने भी अपने से कहीं अधिक महान किसी चीज को पहचाना। एना आगे खड़ी थी, उसके चेहरे पर राहत और प्रशंसा के भाव मिले जुले थे। डेरियन का शरीर अकड़ा हुआ था, उसका हाथ अनजाने में ही अपनी तलवार की मूठ को पकड़े हुए था। सेलेना की निगाहें एलेक्स पर टिकी हुई थीं, उसका आभास शांत था लेकिन वह सतर्क भी थी। उन सभी ने उस व्यक्ति के बारे में सुना था जिसने अकेले ही विपरीत परिस्थितियों में युद्ध का रुख मोड़ दिया था। अब वे उसे साक्षात अपनी आंखों से देख रहे थे। जैसे ही एलेक्स आगे बढ़ा, फुसफुसाहटें एक साथ मिलकर धीमी आवाजों में बदल गईं, फिर एक श्रद्धापूर्ण मौन में। सड़क पर हर किसी का सिर उसकी ओर झुक गया, हर आंख उसकी हर हरकत पर टिकी थी। हवा में उम्मीद और सम्मान की अनुभूति गूंज रही थी। वह वही व्यक्ति थे जिन्होंने मानवता को लगभग निश्चित विनाश से बचाया था। वही व्यक्ति थे जिन पर उन्होंने अपना विश्वास जताया था, वही थे जिन पर उन्हें विश्वास था कि वे आने वाले भीषण युद्ध में उनका नेतृत्व कर सकते हैं। हजारों हृदय मौन सहमति से धड़क रहे थे, सभी उनकी अद्वितीय शक्ति और अटूट दृढ़ संकल्प को स्वीकार कर रहे थे। राष्ट्रों और सेनाओं का नेतृत्व कर चुके महानतम सम्राट भी उनकी उपस्थिति में एक असाधारण गरिमा महसूस करते थे। वे कोई साधारण नेता या योद्धा नहीं थे, वे थे एलेक्स मोरियार्टी, मुक्तिदाता, आशा के दूत और मानवता के अंतिम अवसर के साक्षात प्रतीक। जैसे ही वह द्वार से गुजरा, ऐसा लगा मानो पूरा शहर आगे की ओर झुक गया हो, मानो उसकी वापसी के महत्व को पहचान रहा हो। वहां उपस्थित प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक सैनिक और प्रत्येक वीर सम्राट एक सत्य को जानते थे, दुनिया का भाग्य उनके हाथों में था और वे बिना किसी संदेह के आने वाले युद्ध में उनका अनुसरण करने के लिए तैयार थे। एपिसोड 92। एलेक्स के सामने भीड़ स्वाभाविक रूप से हट गई, मानो स्वयं मानव सागर ने यह पहचान लिया हो कि वह उसके मार्ग में बाधा नहीं बन सकती।
बच्चे उसे देखने के लिए कंधों पर उठ खड़े हुए थे। बूढ़ी औरतें खुलकर रो रही थीं, अपने हाथों को अपने सीने पर रखे हुए थीं। हाल के युद्धों में लड़े हुए पुरुष सीधे खड़े हो गए, उनके सिर गर्व से ऊपर उठ गए कि ऐसा व्यक्ति उनके बीच चल रहा है। एलेक्स का चेहरा शांत था, लेकिन उसका दिमाग लगातार सोच रहा था। 17,423 नागरिक सीधे नज़र के दायरे में थे। भीड़ में सुरक्षा के तौर पर तैनात 47 सरदार थे। आसपास की छतों पर 3 स्नाइपर थे। ये गठबंधन के सदस्य थे, कोई खतरा नहीं। ये गणनाएं उसके शांत बाहरी रूप के नीचे एक भूमिगत नदी की तरह बह रही थीं। उन्होंने आभार व्यक्त करते हुए अपना दाहिना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया और गलियों में ध्वनि की लहर दौड़ गई। जयकारे, सिसकियां, कृतज्ञता की प्रार्थनाएं। राफेल ने मन ही मन टिप्पणी की, यह अप्रभावी है। भावनात्मक प्रतिक्रिया का कोई सामरिक उद्देश्य नहीं है। एलेक्स ने चुपचाप जवाब दिया, इसका एक उद्देश्य है। आशा एक हथियार है, भय एक हथियार है। अभी उन्हें यह विश्वास करने की ज़रूरत है कि कोई चीज़ उन्हें बचा सकती है। उन्हें विश्वास करने दो। एक नन्ही बच्ची अपनी मां की पकड़ से छूटकर एलेक्स की ओर दौड़ी, उसके छोटे छोटे पैरों की आवाज़ पत्थर की सड़क पर गूंज रही थी। एक सुरक्षा अधिकारी उसे रोकने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन एलेक्स के लगभग न के बराबर सिर हिलाने से वह तुरंत रुक गया। लड़की एलेक्स के सामने रुक गई और चौड़ी आंखों से ऊपर देखने लगी। उसकी उम्र 5 साल से ज़्यादा नहीं रही होगी। अपने छोटे हाथों में उसने एक कच्ची सी ड्राइंग पकड़ रखी थी, जिसमें एक जलते हुए शहर के सामने चमकते हाथों वाली एक छड़ी जैसी आकृति खड़ी थी, जो पीछे दुबके छोटे छोटे भवनों और उनसे भी छोटी आकृतियों की रक्षा कर रही थी। अचानक छाए सन्नाटे में उसकी आवाज़ गूंज उठी, माँ ने कहा कि आपने हमें बचाया। मैंने आपका चित्र बनाया है। एलेक्स घुटनों के बल बैठ गया और उसके आंखों के स्तर तक आ गया। एक पल के लिए उसके दिमाग की गणना करने वाली मशीन शांत हो गई। उसने चित्र को देखा, क्रेयॉन की खुरदरी रेखाओं को, विकृत आकृति को और कोने में आशावादी चेहरे के साथ मुस्कुराते सूरज को। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, धन्यवाद, यह मुझे मिला सबसे बेहतरीन उपहार है। लड़की मुस्कुराई, फिर मुड़ी और अपनी माँ के पास दौड़ पड़ी, जिसने इतनी गहरी प्रणाम किया कि उसका माथा लगभग जमीन को छू गया। एलेक्स उठा और आगे चलने लगा। उसने चित्र को सावधानीपूर्वक मोड़कर अपने स्टोरेज रिंग में रख दिया। वीरता के प्रतीक सम्राटों में से जूलियस ने आथा के साथ एक नज़र का आदान प्रदान किया। उसकी नज़र से साफ पता चल रहा था कि वह उन्हें समझता है। वह समझता है कि उन्हें क्या चाहिए। आथा की लौटती निगाहों ने मानो इस बात को स्वीकार किया कि यही बात उसे खतरनाक बनाती है, और यही बात उसे आवश्यक भी बनाती है। जैसे ही एलेक्स पास आया, एलिंड्रो समूह से आगे बढ़ा। उसके बूढ़े गुरु की आंखें नम थीं, हालांकि उनका व्यवहार गरिमा में बना रहा। उन्होंने बस इतना कहा, एलेक्स। एलेक्स ने सच्चे आदर के साथ अपना सिर झुकाया। गुरुजी, हमें अकेले में बात करनी है। एलिंड्रोस ने पास में खड़ी एक वाहन की ओर इशारा करते हुए कहा, जरूर। चलिए अंदर चलते हैं। जैसे ही वे वाहन की ओर बढ़े, डेरियन एलेक्स के बगल में आ गया। उसके चेहरे पर सतर्कता थी, लेकिन उसकी उपस्थिति स्पष्ट थी। उसने कहा, तुम वापस आ गए हो। एलेक्स ने उसकी तरफ देखा। मैं ठीक हूँ भाई, तुम में सुधार हुआ है। अंदर आओ। फिर उसने अन्ना की ओर देखा, जो वहां अनिश्चितता भरी आंखों से खड़ी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उससे कैसे बात करे। अब एलेक्स उसकी पहुंच से बाहर लग रहा था, मानो आकाश में एक सूरज हो। कोई ऐसी चीज जिसे छुआ नहीं जा सकता, केवल दूर से ही निहार सकता है। उसने उसे थोड़ा चिढ़ाया, अरे अन्ना, तुम कुछ मोटी लग रही हो। क्या तुम बहुत ज्यादा खा रही हो? जैसे ही उसने ये कहा, अन्ना की आंखों से उदासी पल भर में गायब हो गई और उसकी जगह एक चमकदार मुस्कान आ गई। उसने बनावटी गुस्से से अपनी मुस्कान को दबाया और मुंह फुला लिया। उसने विरोध करते हुए कहा, मैं बिल्कुल भी मोटी नहीं हूं। मेरे पिताजी कहते हैं कि मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हूं। एलेक्स ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम्हारे पापा तुम्हारा मूड ठीक करने की कोशिश कर रहे होंगे? मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें खुद ट्रेनिंग दूंगा। एना का चेहरा पल भर में लाल हो गया और उसके गालों से मानो भाप निकलने लगी। डेरियन ने उसके कंधे पर थपथपाते हुए कहा, वाह भाई, क्या शानदार था। एलेक्स ने डेरियन की तरफ देखा और उसे आंख मारी। उनकी नज़रें उपस्थित सभी शौर्य सम्राटों पर पड़ीं और उनका चेहरा फिर से गंभीर हो गया। उन्होंने उन्हें संबोधित करते हुए कहा, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ग्रैंडमास्टर, हमारे साथ जुड़ें। बाकी सभी तैयार रहें। हम 24 घंटे के भीतर सभी को संबोधित करेंगे। किसी ने भी आदेश पर सवाल नहीं उठाया, किसी ने भी संकोच नहीं किया। जब एलेक्स मोरियार्टी कोई आदेश देता था तो पूरी दुनिया उसे सुनती थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 30 मिनट बाद परिवहन वाहन सेलेस्ट एस्टेट पहुंचा। पूरी संपत्ति को ऐसे सजाया गया था मानो कोई उत्सव होने वाला हो। दीवारों पर बैनर लटके हुए थे। नौकर अंतिम तैयारियों में जुटे हुए थे। तैयार भोजन की सुगंध हवा में फैली हुई थी। सेलेस्ट्स परिवार के सदस्य उनका स्वागत करने के लिए बाहर एकत्रित थे। बुजुर्ग औपचारिक वस्त्रों में खड़े थे। युवा योद्धा आदरपूर्वक झुके।
बच्चे स्तंभों के पीछे से झांक रहे थे, उनकी आंखें चौड़ी हो गई थीं क्योंकि उन्होंने पहली बार महान एलेक्स मोरियार्टी को देखा था। वे जागीर के भीतर से गुजरे, अलंकृत बगीचों और प्रशिक्षण मैदानों से होते हुए, जहां युवा मार्शल आर्टिस्ट अपने अभ्यास रोककर निहार रहे थे। मुख्य भवन के अंदर वातावरण बदल गया। नौकर उन्हें मजबूत दीवारों वाले एक बड़े बैठक कक्ष में ले गए। जैसे ही दरवाजे बंद हुए, एलेक्स के चेहरे का भाव बदल गया। भीड़ और अन्ना के प्रति उसने जो गर्मजोशी दिखाई थी वह गायब हो गई और उसकी जगह युद्ध की तैयारी कर रहे एक व्यक्ति की ठंडी, गणनात्मक मुद्रा आ गई। उन्होंने बिना किसी भूमिका के बोलना शुरू किया। हालात हमारे लिए बेहद खतरनाक हैं। दूसरी जातियां हमें हराने की पूरी कोशिश करेंगी, खासकर पिशाच। ऐसी संभावना है कि कोई अपनी जान कुर्बान करके अपने ग्रह से किसी सर्वोच्च शक्ति को बुला ले। अगर ऐसा हुआ तो हमें एक ऐसे दुश्मन का सामना करना पड़ेगा जो हमने पहले कभी नहीं देखा होगा। उसने अपने स्टोरेज रिंग में हाथ डाला। जैसे ही एलेक्स ने अपना एक स्टार सूट निकाला, कमरा मानो थमसा गया। वह सूट उनके सामने किसी प्राचीन कथा के योद्धा की तरह खड़ा था, जिसकी सतह पर छिपी शक्ति की चमक थी। कवच की प्लेटें मानो जीवित हों और अदृश्य ऊर्जा प्रवाह के प्रति प्रतिक्रिया दे रही हों, वैसे ही थोड़ी थोड़ी हिल रही थीं। जोड़ों से नीली रोशनी एक लयबद्ध ताल में धड़क रही थी, मानो दिल की धड़कन हो। एलिंड्रोस आगे की ओर झुका, उसकी निगाहें सूट पर टिकी थीं। उसने फुसफुसाते हुए कहा, यह क्या है? एलेक्स ने शांत भाव से समझाया, यह एक तारामंडलीय हथियार है। इसे धारण करने पर आपको सीमित समय के लिए तारामंडलीय शक्ति प्राप्त होगी। यात्रा के दौरान मुझे यह एक खंडहर में मिला। इसकी तकनीक मानवता के पास मौजूद किसी भी चीज़ से कहीं अधिक उन्नत है। जूलियस अपनी सीट से उठे और पवित्र वस्तु के पास जाने वाले व्यक्ति के आदर भाव से उस सूट के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, तारा क्षेत्र की शक्ति, ये ग्रहीय स्तर से भी परे है। एलेक्स ने सिर हिलाया। हाँ, मैं इसी तरह के सूट बनाने जा रहा हूँ, हालांकि वे शायद केवल ग्रह स्तर तक ही पहुँच पाएंगे। लेकिन अगर हमारे पास पर्याप्त संख्या में हों तो ये काफ़ी होगा। हमें सभी इंजीनियरों, सभी वैज्ञानिकों, उन्नत तकनीक को समझने वाले हर किसी को इकट्ठा करने की आवश्यकता है। आथ ने धीमी आवाज़ में पूछा, आप कितने बना सकते हैं? कितनी जल्दी? एलेक्स ने सवाल पर विचार किया। सीमित करने वाला कारक ऊर्जा कोर हैं। मैंने पहले ही 5 ग्रहीय कोर को शुद्ध कर लिया है, इसलिए अब 5 सूट बनाए जा सकते हैं। जब वह बोल रहा था, एलेक्स ने कुछ देखा। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति उस स्टार सूट को एक जाने पहचाने भाव से घूर रहा था। उनकी आंखें थोड़ी धुंधली हो गई थीं। उनके मुंह खुले हुए थे। आथ के मुंह के कोने से लार की एक पतली बूंद टपक रही थी। एलेक्स ने अपनी मुस्कान दबा ली। वह इस प्रतिक्रिया को समझ गया था। उन मार्शल आर्टिस्टों के लिए जिन्होंने अपना पूरा जीवन शक्ति प्राप्त करने के लिए संघर्ष में बिताया था, तारामंडल की ऊर्जा को पल भर में हासिल करने का वादा पचाना लगभग असंभव था। उन्होंने घोषणा की, ये सूट उस व्यक्ति को मिलेगा जो 6 घंटे के भीतर इसके साथ सबसे पुनर्तः तालमेल बिठा सकेगा। इसे पहनकर आप जितने अधिक राक्षसों को मारेंगे, आपका तालमेल उतनी ही तेजी से बढ़ेगा। मैं सभी को एक मौका दूंगा। एलिंड्रोस ने सूट से अपनी नज़र हटाई। उसने पूछा, सब लोग? मतलब? एलेक्स ने स्पष्ट किया, मेरा मतलब इस कमरे में मौजूद हर व्यक्ति से है। मेरे पिता को दूसरा स्टार सूट मिलेगा, लेकिन बाकी उम्मीदवारों का चयन योग्यता, क्षमता और तालमेल बिठाने की क्षमता के आधार पर किया जाएगा। मैंने अपनी मूल योजना बदल दी है। अब मैं हर किसी को मौका देना चाहता हूँ। लेकिन ये बात समझ लो, ये सूट ज्ञान नहीं देता, अनुभव नहीं देता। ये सिर्फ शक्ति देता है और कुछ नहीं। परमाणु हथियार वाला बच्चा भी बच्चा ही होता है। तुम्हें इसके परिणामों को समझने के लिए तैयार रहना होगा, एलेक्स ने गंभीरता से कहा। एना ने धीमी आवाज में पूछा, इसका क्या मतलब है? एलेक्स ने उसकी आंखों में देखा। इसका मतलब है कि जब तुम ये सूट पहनोगी तो तुम निशाना बन जाओगी। दुश्मन तुम्हारी ताकत को भांप लेंगे। वे सबसे पहले तुम पर हमला करेंगे। तुम्हारा सामना ऐसे दुश्मनों से होगा जिन्होंने सदियों से मारना सीखा है। ये सूट तुम्हें उनसे लड़ने की ताकत तो देता है, लेकिन तुम्हारी जान की गारंटी नहीं देता। कमरा एकदम शांत हो गया। आथ ने अपनी ठुड्डी से टपकती लार पोंछी और उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने कहा, फिर हम प्रशिक्षण लेते हैं, हम तैयारी करते हैं, हम ये सुनिश्चित करते हैं कि जब समय आए तो हम अपनी शक्ति के योग्य हों। एलेक्स ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, हम बिल्कुल यही करेंगे। अब मैं आपको पहले 5 प्रोटोटाइप डिज़ाइन दिखाता हूँ और फिर हम उम्मीदवारों का चयन शुरू करेंगे। उसने फिर से अपने स्टोरेज रिंग में हाथ डाला और मेज के ऊपर होलोग्राफिक प्रोजेक्शन चमकने लगे। प्रकाश में 5 लड़ाकू सूट प्रकट हुए, जिनमें से प्रत्येक की अलग अलग विशेषताएं, अलग अलग क्षमताएं और अलग अलग उद्देश्य थे। एपिसोड 93। एलेक्स ने अपने पिता को फ़ोन किया। एलेक्स के कॉल शुरू करते ही तुरंत संपर्क स्थापित हो गया और इतनी जल्दी स्थिर हो गया कि ऐसा लगा जैसे कनेक्शन पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। दूसरी तरफ नोआ ने बिना किसी देरी के जवाब दिया। उसकी आवाज़ में एक ऐसा सुकून था जिससे लग रहा था कि वह किसी गंभीर बात पर चर्चा करने के बजाय आनंद ले रहा था।
क्या हाल है, एलेक्स? नोआ ने पूछा। एलेक्स ने औपचारिकताओं में समय बर्बाद नहीं किया, क्योंकि उसका ध्यान पूरी तरह से फ़ोन के उद्देश्य पर केंद्रित था। पिताजी, मुझे आपसे मध्य महाद्वीप में मिलने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे आपसे व्यक्तिगत रूप से कुछ महत्वपूर्ण बात कहनी है। उसके बोलने के बाद थोड़ी देर का विराम आया और पृष्ठभूमि में नूह के हल्के से हिलने की हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। कुछ क्षण बाद एलिजाबेथ की शांत और जिज्ञासु आवाज़ सुनाई दी। उसने क्या कहा? जब वह बड़ी सावधानी से अंगूर छील रही थी, तब नोआ ने उसकी ओर देखा, फिर उसने उसे धीरे से नोआ के मुंह में डाल दिया। एलेक्स चाहता है कि हम मध्य महाद्वीप लौटें, नोआ ने कहा। उसकी आवाज़ थोड़ी और केंद्रित हो गई थी। एलिजाबेथ ने बिना झिझक के जल्दी से कहा, तो हमें तुरंत जाना चाहिए, क्योंकि वह इस तरह फ़ोन नहीं करेगा जब तक कि कोई बहुत ज़रूरी बात न हो। नोआ ने सहमति में एक बार सिर हिलाया और बिना एक पल भी बर्बाद किए उसने उसकी कमर में हाथ डालकर आगे कदम बढ़ाया। जैसे ही वह विस्फोटक शक्ति के साथ हवा में उछला, उसके पैरों तले की ज़मीन फट गई। उसकी गति इतनी तेज़ हो गई कि मानो आकाश उसके चारों ओर फट रहा हो। उसकी गति इतनी तेज़ी से बढ़ी कि वातावरण उसे संभाल नहीं पा रहा था। वे मिनटों में पूरे महाद्वीपों को पार कर गए, इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे कि उनके नीचे की दुनिया धुंधली होकर भूमि और समुद्र के एक अस्पष्ट विस्तार में बदल गई। जब वे सेलेस्ट एस्टेट की ओर उतरे, तो ऐसा लगा मानो उनके आगमन से हवा ही कस गई हो। नूह के शरीर से एक विशाल और घुटन भरी आभा बाहर की ओर फैल गई, जो अपनी सीमा में आने वाली हर चीज़ पर दबाव डाल रही थी, मानो अपार शक्ति की मौन घोषणा कर रही हो। उस जागीर के अंदर हर मार्शल आर्टिस्ट ने तुरंत बदलाव महसूस किया, मानो बिना किसी चेतावनी के उन पर कोई अदृश्य भार आ गिरा हो। बातचीत बीच में ही रुक गई, हरकतें थम गईं, और यहाँ तक कि बुजुर्ग भी अनजाने में सीधे खड़े हो गए, क्योंकि उनकी सहज प्रवृत्ति ने उनके दिमाग द्वारा पूरी तरह से यह समझने से पहले ही प्रतिक्रिया दी कि क्या हुआ था। फिर जितनी अचानक वह दबाव आया था, उतनी ही अचानक वह पूरी तरह गायब हो गया। नोआ ने पूर्ण नियंत्रण के साथ अपनी आभा को वापस ले लिया था, जिससे केवल एक शांत स्थिरता ही रह गई थी। वह जागीर के प्रवेश द्वार पर हल्के कदमों से उतरा। उसकी चाल इतनी नियंत्रित थी कि ऐसा लग रहा था मानो उसने सिर्फ एक कदम उठाया हो, न कि एक ही झटके में आधी दुनिया पार कर ली हो। सेलेस्ट्स कबीले के सदस्य सहज प्रवृत्ति और पहचान दोनों के कारण तुरंत एकत्रित हो गए। जब उन्होंने उसे स्पष्ट रूप से देखा, तो उनके बीच जागरूकता फैल गई और तुरंत ही सम्मान की भावना उत्पन्न हो गई। उन्होंने पूर्ण सामंजस्य के साथ एक साथ प्रणाम किया। महामहिम नोआ मोरियार्टी को नमस्कार। नोआ ने सहमति में सिर हिलाया, न तो आगे की बातचीत को प्रोत्साहित किया और न ही अस्वीकार किया। वह ज़्यादा देर नहीं रुका, क्योंकि इससे पहले कि कोई बोलने के लिए आगे आता, एक आवाज़ सीधे उसके दिमाग में गूंज उठी। पिताजी, मुझे आपकी ज़रूरत है, कृपया मीटिंग रूम के अंदर आएं। वह एलेक्स था। नोआ के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। हमेशा की तरह सीधे काम की बात पर आते हैं, उसने धीरे से कहा। एलिजाबेथ उनके बगल में आगे बढ़ी, उनका चेहरा शांत और चौकस था, और वे दोनों बिना देरी किए जागीर में प्रवेश कर गए। जब वे गलियारों से गुजरे तो सन्नाटा पसरा रहा। नौकर और पहरेदार सहज रूप से एक तरफ हट गए और उनके गुजरते समय अपना सिर झुका लिया। वातावरण में एक स्पष्ट प्रत्याशा का भाव था, मानो वहां मौजूद हर कोई महसूस कर सकता था कि कुछ महत्वपूर्ण घटित होने वाला है। जब वे बैठक कक्ष में पहुंचे, तो दरवाजे आसानी से खुल गए। अंदर वीर सम्राट पहले ही एकत्रित हो चुके थे। उनकी उपस्थिति से कमरा एक स्थिर और नियंत्रित दबाव से भरा हुआ था। कमरे के बीचों बीच स्टार सूट रखा हुआ था। नोआ उसे देखते ही रुक गया। उसका सारा ध्यान कवच पर केंद्रित हो गया और कमरे में बाकी सब कुछ उसके लिए महत्वहीन हो गया। कवच सीधा खड़ा था, उसकी सतह पर समाहित ऊर्जा के कारण हल्का सा कंपन हो रहा था, जबकि उसके जोड़ों से एक हल्की नीली चमक एक स्थिर लय में स्पंदित हो रही थी, जिससे वह लगभग जीवित प्रतीत हो रहा था। उसने ध्यान से देखते हुए धीरे से सांस छोड़ी। ये बदमाश लड़का कौन है, एलेक्स? उसने पूछा। उसकी आवाज़ में स्पष्ट प्रशंसा झलक रही थी। एलेक्स ने बिना किसी झिझक के उसकी निगाहों में देखा। यह एक ऐसा हथियार है जिसमें तारामंडल की शक्ति समाहित है। उन्होंने हर बात को सीधे और स्थिर तरीके से समझाया, उस खंडहर के बारे में बताया जहां वह मिला था, जिस प्रक्रिया से उसकी खोज हुई थी, उसकी सीमाएं और उसका प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए उन्होंने जो योजना बनाई थी, उसके बारे में भी बताया। नोआ बिना किसी व्यवधान के ध्यान से सुनता रहा, हालांकि उसकी निगाहें सूट से हटी नहीं, मानो वह शब्दों से परे जाकर उसे समझने की कोशिश कर रहा हो। जब एलेक्स ने बोलना समाप्त किया, तो कमरे में थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा गया। फिर एलेक्स ने अपने स्टोरेज रिंग में हाथ डालकर एक और सूट निकाला। ये सूट डिज़ाइन में कम परिष्कृत था, इसकी संरचना सरल थी, लेकिन इससे निकलने वाली शक्ति अभी भी अपार थी। वह आगे बढ़ा और उसे सीधे नूह को सौंप दिया। पिताजी, मैं चाहता हूं कि आप और बाकी सब लोग बाहर जाकर ग्रहों के राक्षसों का शिकार करें, एलेक्स ने कहा। सूट में एक रडार सिस्टम है जो आपको लक्ष्यों तक ले जाएगा, इसलिए आप तालमेल पर ध्यान केंद्रित करते हुए उनके कोर इकट्ठा करेंगे। आप में से प्रत्येक को 6 घंटे का परीक्षण समय दिया जाएगा। नोआ ने बिना किसी झिझक के प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। जाहिर तौर पर वह इसमें रुचि रखता था।
उसके चेहरे पर धीरे धीरे मुस्कान फैल गई। ठीक है, यह अच्छा लग रहा है, तो चलिए शुरू करते हैं, उन्होंने कहा। अब उनकी आवाज़ में कोई संयम नहीं था, उनका उत्साह स्पष्ट रूप से झलक रहा था। एलेक्स ने अपना ध्यान दूसरों की ओर मोड़ा। हम क्रम का निर्धारण बेतरतीब ढंग से करेंगे और इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। उन्होंने एक सरल चयन प्रक्रिया अपनाई जिससे सिस्टम को निष्पक्ष रूप से क्रम निर्धारित करने की अनुमति मिली। परिणाम आने पर आथा का नाम पहले स्थान पर आया। आथा ने हल्की सी संतुष्टि भरी मुस्कान बिखेरी और संक्षेप में दूसरों की ओर देखा। उसके चेहरे पर एक ऐसा भाव था जिसे समझाने की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने उसे चिढ़ाने वाली मुस्कुराहट भरी मुस्कान दी। बाकी तीनों ने मौखिक रूप से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन उनके जबड़े कसने और निगाहें तीखी होने से उनकी प्रतिक्रिया स्पष्ट थी। वे मन ही मन उसे कोस रहे थे। आथा बिना किसी झिझक के आगे बढ़ा। उसी समय नूह ने अपना सूट तैयार करना शुरू कर दिया था। एलेक्स ने अपना खुद का सक्रिय कर लिया। परिवर्तन तुरंत शुरू हो गया क्योंकि कवच उनके शरीर के चारों ओर परत दर परत बनता गया। प्रत्येक खंड सटीक यांत्रिक समन्वय के साथ अपनी जगह पर फिट हो गया। ऊर्जा उनके तंत्रों में प्रवाहित होने लगी, सीधे उनके तंत्रिका मार्गों से जुड़ गई और उनकी शारीरिक क्षमताओं को एक बिल्कुल नए स्तर तक बढ़ा दिया। कुछ क्षणों के लिए कमरे में एक धीमी, स्थिर और नियंत्रित गूंज गूंज उठी। फिर प्रक्रिया पूरी हो गई। वे तीनों जमीन से थोड़ा ऊपर उठे, पूर्ण संतुलन और नियंत्रण के साथ कुछ इंच की ऊंचाई पर मंडराते रहे। उनकी संयुक्त ऊर्जा से उत्पन्न दबाव के कारण उनके आसपास की हवा में हल्का सा विरूपण हुआ। बिना कोई और शब्द बोले वे एक साथ आगे बढ़े। वे अत्यधिक गति से ऊपर की ओर बढ़े और जैसे ही वे आकाश में पहुंचे, एक ही झटके में हवा को चीरते हुए हवेली की दीवारें कांप उठीं। कुछ ही क्षणों में वे पूरी तरह से नजरों से ओझल हो गए। उनके जाने के बाद सन्नाटा छा गया। कमरे के अंदर शेष वीर सम्राट स्थिर खड़े थे। उनके चेहरे गंभीर थे क्योंकि वे अभी अभी देखी गई घटना को समझने की कोशिश कर रहे थे। इस प्रदर्शन ने उनके सभी संदेहों को दूर कर दिया था, क्योंकि उन्होंने जो देखा था वह कोई विचार या संभावना नहीं थी, बल्कि वास्तविक और निर्विवाद शक्ति का स्पष्ट प्रदर्शन था। एपिसोड 94। जैसे ही वे सेलेस्ट्स एस्टेट के ऊपर के वायुमंडल से बाहर निकले, उनके रास्ते अलग हो गए। एलेक्स ने न तो अपनी गति धीमी की और न ही पीछे मुड़कर देखा। जबकि नोआ और आथा ने खुद को उस विशाल भूभाग की ओर मोड़ा जहां ग्रहों के राक्षस जंगलों, पहाड़ों और खंडहर शहरों में घूमते थे, एलेक्स ने अपने शरीर को नीचे की ओर झुकाया और उस दूर क्षितिज की ओर तेजी से बढ़ा जहां महासागर शुरू होता था। चर्चा की कोई आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने अपने मन में पहले ही निर्णय ले लिया था। कार्यकुशलता के लिए पृथक्करण आवश्यक था। 3 क्षेत्रों में 3 शिकारी तैनात करने से सबसे अधिक लाभ प्राप्त होगा। संपर्क बनाए रखें, एलेक्स ने लिंक के माध्यम से शांत भाव से कहा। विभिन्न युद्ध शैलियों का उपयोग करके राक्षसों को मारने का प्रयास करें। नोआ की आवाज़ स्थिर और उत्सुकता से सुनाई दी। समझ गया, कोशिश करो कि सारा मज़ा तुम ही नीचे न लो। आथा ने आगे कहा, हम उच्च घनत्व वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। अकेले ही बहुत अधिक विस्तार न करें। एलेक्स ने सीधे सादे शब्दों में जवाब दिया, मैं ठीक हो जाऊंगा। फिर उसने कनेक्शन काट दिया। उसकी गति बढ़ गई। उसके नीचे का महाद्वीप धुंधला होकर महत्वहीन हो गया क्योंकि गहरे नीले रंग का महासागर उसकी दृष्टि में फैल गया। ऊपर से देखने पर यह शांत, लगभग निर्मल प्रतीत होता था, लेकिन एलेक्स के सेंसर कुछ और ही कहानी बयां कर रहे थे। सागर जीवंत था। ये ग्रह पर मौजूद ग्रहीय स्तर के राक्षसों का सबसे बड़ा जमावड़ा था, जिसका अर्थ ये था कि यह शिकार के लिए सबसे कुशल मैदान था। वह बिना किसी झिझक के नीचे उतर गया। जैसे ही उसका शरीर पानी की सतह को भेद कर अंदर गया, समुद्र में जोरदार विस्फोट हुआ। जैसे ही वह अत्यंत तेज गति से अंदर गया, पानी का एक विशाल स्तंभ हवा में उठ उठा और उसके टकराने की शक्ति से हर दिशा में झटकेदार तरंगें फैल गईं। फिर सन्नाटे ने उसे घेर लिया। जैसे जैसे वह नीचे उतरता गया, ऊपर से आने वाली रोशनी तेजी से फीकी पड़ती गई। सूट ने तुरंत दबाव, तापमान और दृश्यता के अनुसार खुद को समायोजित कर लिया। उसके आसपास का वातावरण एक विशाल, अंधेरे विस्तार में बदल गया, जो केवल हल्की प्राकृतिक चमक और उसके कवच की स्थिर नीली रोशनी से ही प्रकाशित था। उसके सेंसर पूरी तरह से सक्रिय हो गए। लक्ष्य प्रकट हुए। शुरू में दर्जनों, फिर सैकड़ों, फिर हजारों। एलेक्स ने जरा भी संकोच नहीं किया। वह चले गए। उसकी हथेली में ऊर्जा का एक विस्फोट हुआ और वह एक संकुचित किरण के रूप में आगे बढ़ी। यह पानी को चीरती हुई एक विशालकाय सर्प के आकार के जीव से टकराई, जिसका शरीर दर्जनों मीटर तक फैला हुआ था। किरण उसकी खोपड़ी को भेद गई। वह प्राणी तुरंत मर गया। शव के डूबने से पहले ही एलेक्स हिलने डुलने लगा था। उसने यांत्रिक सटीकता के साथ कोर को पुनः प्राप्त किया और अपने प्रक्षेप पथ को हस्ताक्षरों के अगले समूह की ओर पुनर्निर्देशित किया। कोई व्यर्थ गतिविधि नहीं, अनावश्यक बल का प्रयोग न करें। हर कार्रवाई सोच समझकर की गई थी। एक और राक्षस अंधेरे से झपटा, उसके जबड़े चौड़े और नुकीले दांतों से भरे हुए थे। एलेक्स ने कम से कम हरकत करते हुए एक तरफ हट गया। उसका शरीर हमले से बचने के लिए बस इतना ही हिला कि वह बच गया।
उसने अपना हाथ बढ़ाया और ऊर्जा की एक केंद्रित तरंग उस प्राणी के शरीर के भीतर विस्फोट कर गई। ये भीतर से फट गया। कोर सुरक्षित, उसने जारी रखा। समुद्र ने प्रतिक्रिया दी। पानी में खून की गंध तेजी से फैल गई, जिससे और भी जीव उसकी ओर आकर्षित होने लगे। अंधेरे में बड़ी बड़ी परछाइयां हर दिशा से आकर उसकी ओर बढ़ने लगीं। एलेक्स ने इसका स्वागत किया। ये सर्वोत्तम है, उसने धीरे से कहा। उनके सूट में सिंक्रोनाइजेशन स्तर वास्तविक समय में प्रदर्शित होते थे। 45%, 46%। ये वृद्धि स्थिर रही। प्रत्येक हत्या से उसके मन और कवच के बीच का संबंध और भी मजबूत होता गया। विचार और क्रिया के बीच का अंतराल और भी कम होता गया, जिससे वह पूर्णता की ओर अग्रसर हो गया। उसने रफ्तार बढ़ा दी। उसकी हरकतें पहले से कहीं अधिक तेज और कारगर हो गईं। उसके आसपास के जीवों के लिए वह अब केवल एक लक्ष्य नहीं रह गया था, वह हर जगह मौजूद था। वह एक राक्षस के बगल में प्रकट हुआ, उसे पल भर में नष्ट कर दिया और उसके शरीर के गिरने से पहले ही गायब हो गया। वह दूसरे राक्षस के पीछे फिर से प्रकट हुआ, उसका प्रहार सटीक और घातक था। ऊर्जा की तरंगें, तलवारें और विस्फोट उसकी गतिविधियों से निर्बाध रूप से प्रवाहित हो रहे थे, प्रत्येक को न्यूनतम ऊर्जा खपत के साथ अधिकतम क्षति पहुंचाने के लिए अनुकूलित किया गया था। समुद्र में हलचल मचने लगी। ऊपर सतह पर लहरें उत्पन्न हुईं, जो नीचे घटित हो रही अराजकता से विक्षुब्ध थीं। फिर भी एलेक्स और गहराई में जाता रहा। जैसे जैसे वह नीचे उतरता गया, राक्षसों की संख्या बढ़ती गई। जीव बड़े होते गए, उनकी ऊर्जा के संकेत अधिक शक्तिशाली होते गए और उनकी हरकतें अधिक सधी हुई होती गईं। ये बुद्धिहीन जानवर नहीं थे, वे भी शिकारी थे, और अब उन्हें शिकार करने लायक कोई चीज़ मिल गई थी। उसके आगे अंधेरे में एक विशाल आकृति हलचल मचा रही थी। उसका शरीर मोटा और कवच से ढका हुआ था, उसकी उपस्थिति आसपास के वातावरण पर हावी थी। उसने धीरे धीरे मुड़कर उसे महसूस किया। एलेक्स ने अपनी गति धीमी नहीं की। उसने पलक झपकते ही दूरी कम कर ली। उसके हाथ ने ऊर्जा का एक सघन गोला बनाया, जो अपनी सीमा तक संकुचित था। जैसे ही वह प्रहार करने की सीमा तक पहुंचा, उसने उसे आगे बढ़ाया। हमले के टकराते ही विस्फोट हो गया। उस प्राणी के कवच में दरार पड़ गई, लेकिन वह पूरी तरह से टूटा नहीं। एलेक्स ने खुद को समायोजित कर लिया। उन्होंने कहा, औसत से अधिक टिकाऊपन। उस प्राणी ने जवाबी कार्रवाई की। उसकी पूंछ ने अत्यधिक बल से प्रहार किया, जिससे पानी में एक हिंसक लहर उठी। एलेक्स ऊपर की ओर उछला और बाल बाल हमले से बच गया। झटके की लहर उसे छूकर निकल गई, लेकिन सूट ने उसके प्रभाव को सोख लिया। उन्होंने तुरंत जवाब दिया, एक ही कमजोर बिंदु को निशाना बनाते हुए तेजी से एक के बाद एक कई ऊर्जा तरंगें दागी गईं। कवच और अधिक टूट गया, फिर चकनाचूर हो गया। एलेक्स ने गाड़ी आगे बढ़ाई और सीधे कोर को बाहर निकाल लिया। उस प्राणी का शरीर शिथिल पड़ गया। उसने इसे छोड़ दिया और आगे बढ़ गया। समय का अर्थ ठीक हो गया। जैसे जैसे उसका हमला जारी रहा, मिनट एक दूसरे में घुलते चले गए। उसके सिस्टम में संग्रहित कोर की संख्या लगातार बढ़ती गई। हर एक कोर उसे उसके बड़े लक्ष्य के और करीब ले जा रहा था। समुद्र के ऊपर, धरती के उस पार, नूह और आथा अपनी अपनी लड़ाइयों में लगे हुए थे। नूह युद्ध के मैदान में तूफान की तरह आगे बढ़ा। वह जहां भी जाता, तबाही उसके पीछे पीछे आती थी। राक्षसों के पूरे समूह उसके प्रचंड हमलों के आगे हार मान लेते थे। उसकी युद्ध शैली सीधी, शक्तिशाली और निरंतर थी। स्टार सूट ने उसकी पहले से ही अपार शक्ति को और बढ़ा दिया, जिससे उसका हर वार विनाशकारी बन जाता था। वह लड़ते हुए हंस रहा था। अब इसे कहते हैं प्रशिक्षण। आथा का काम करने का तरीका अलग था। वह अपने लक्ष्यों का चुनाव सावधानीपूर्वक करता था, मात्रा की तुलना में दक्षता को प्राथमिकता देता था। उसकी चाल सटीक थी, उसके हमले सुनियोजित थे। वह प्रत्येक राक्षस से भिड़ने से पहले उसके व्यवहार का अध्ययन करता था, ये सुनिश्चित करते हुए कि प्रत्येक क्रिया का कोई उद्देश्य हो। इन दोनों के बीच जमीन को खतरनाक दर से साफ किया जा रहा था। समुद्र में वापस आकर एलेक्स ने अपनी गति थोड़ी धीमी कर दी। थकान की वजह से नहीं, जागरूकता के अभाव में। कुछ बदल गया था। उसके आसपास का पानी उसे भारी लग रहा था। छोटे जीवों की आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई थी। वे भाग गए थे। इसका मतलब सिर्फ एक ही बात थी, एक श्रेष्ठ शक्ति उस क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी थी। एलेक्स के सेंसरों ने इसकी पुष्टि की। उसके नीचे एक विशाल ऊर्जा चिन्ह प्रकट हुआ, जो अब तक उसने जो कुछ भी देखा था उससे कहीं अधिक बड़ा था। ये तेजी से गतिमान नहीं था, लेकिन इसकी उपस्थिति ने आसपास के वातावरण को विकृत कर दिया। एलेक्स के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। ये स्वीकार्य है, उसने धीमी आवाज में कहा। वह नीचे उतरा। जैसे जैसे वह करीब आता गया, अंधेरा गहराता गया, दबाव बढ़ता गया, लेकिन सूट ने बिना किसी समस्या के इसका सामना किया। फिर उसने उसे देखा। समुद्र तल के निकट एक विशालकाय जीव विलीन था। उसका शरीर विशाल था, आंशिक रूप से भूभाग में धंसा हुआ था। उसकी सतह परतदार कवच से ढकी हुई थी, जिसमें हल्की हल्की ऊर्जा का संचार हो रहा था। उसका आकार अनियमित था, मानो वह इस दुनिया का हिस्सा न हो। उसकी आंखें धीरे धीरे खुलीं। सागर कांप उठा।
दबाव की एक लहर बाहर की ओर फैल गई, अपने साथ एक ऐसी दमनकारी शक्ति लेकर आई जो किसी भी सामान्य प्राणी को पल भर में कुचल देती। एलेक्स एक पल के लिए स्थिर रहा। विश्लेषण किया जा रहा है, गणना की जा रही है। फिर वह हिल गया। उस प्राणी ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसका शरीर अकल्पनीय गति से ऊपर की ओर उठा, उसका विशाल अंग पानी को चीरता हुआ उसकी ओर बढ़ा। हमले की शक्ति ने आसपास के स्थान को विकृत कर दिया। एलेक्स ने बीच में ही रोक लिया। उसका हाथ ऊपर उठा, सूट ने संपर्क बिंदु को मजबूती प्रदान की। टक्कर से वह पीछे की ओर धकेल दिया गया, लेकिन उसकी स्थिति नहीं बिगड़ी। उन्होंने कहा, उच्च उत्पादन की पुष्टि हो गई है। उसने अपनी स्थिति में बदलाव किया। उसके शरीर के चारों ओर ऊर्जा एकत्रित हो रही थी और सूट उसकी अगली क्रिया में शक्ति का संचार कर रहा था। एपिसोड 95। एलेक्स ने गहरे समुद्र के पानी में तैरते हुए विशालकाय जीव को घूरकर देखा और अपनी रहस्योद्घाटन आंख को सक्रिय किया। उसकी दृष्टि में परिचित शब्द प्रकट हुए। नाम, द्वीप कछुआ। प्रतिभा, खोल सख्त करना एस। रैंक, ग्रहीय स्तर 4। उसने अभी तक अपने सूट की मुख्य शक्ति को सक्रिय नहीं किया था। वह इसे अंतिम वार के लिए बचाकर रख रहा था। 10 मिनट की बढ़ी हुई शक्ति इस समुद्र में घूम रहे सभी राक्षसों को मारने के लिए पर्याप्त नहीं थी, इसलिए उसे इसका उपयोग करते समय समझदारी बरतनी थी। उसने आथा और उसके पिता को भी यही करने को कहा था। पहले अपनी पूरी ताकत से लड़ो, राक्षसों को थका दो और फिर सूट की शक्ति का इस्तेमाल करके उन्हें खत्म कर दो। इस तरह उन्हें दोनों फायदे मिलेंगे, असली लड़ाई से मिले डेटा और सूट की सबसे शक्तिशाली क्षमता का इस्तेमाल करने से मिलने वाला तालमेल। एलेक्स ने सोचने में और समय बर्बाद नहीं किया। उसने अपनी टेलीपोर्टेशन शक्ति सक्रिय की और सीधे द्वीप के कछुए के ऊपर प्रकट हो गया। उसकी मुट्ठी पहले से ही चल रही थी। उस प्राणी का विशाल सिर घूमने लगा, खतरे को भांपते हुए, लेकिन एक पल की देरी हो चुकी थी। उसकी मुट्ठी गोले से टकराए। इस टक्कर से एक ऐसी लहर उठी जिससे पानी चारों दिशाओं में तेजी से बहने लगा। द्वीपीय कछुआ, जो एक छोटी इमारत के आकार का जीव था और जिसका कवच शायद मिसाइल हमले को भी झेल सकता था, अचानक गायब हो गया। एक पल पहले वह वहां था, अगले ही पल वह पानी की धारा में बहते हुए बिखरे हुए टुकड़ों के अलावा कुछ नहीं बचा था। एलेक्स ने चमकते हुए कोर को बहुत गहराई में डूबने से पहले ही पकड़ लिया और उसे सुरक्षित रख लिया। एक काम हो गया, अभी सैकड़ों और बाकी हैं। वह दोबारा टेलीपोर्ट करने ही वाला था कि तभी एम्बर की आवाज़ उसके दिमाग में गूंज उठी। गुरुजी, मुझे कुछ महसूस हो रहा है, कुछ ऐसा जो मुझे उपयोगी लग रहा है। एलेक्स रुक गया। एम्बर अक्सर ऐसी बातों पर बोलता नहीं था। ड्रैगन आमतौर पर एलेक्स की छाया में छिपकर देखता रहता था और केवल तभी बाहर आता था जब लड़ाई की ज़रूरत होती थी या जब एलेक्स उसे विशेष रूप से बुलाता था। एम्बर का खुद से आगे आना जरूर कोई ज़रूरी बात रही होगी। कौन सा? एलेक्स ने उत्सुकता भरे स्वर में पूछा। मुझे देखने दो कि तुमने क्या पाया है। अचानक उसकी इंद्रियां एम्बर की इंद्रियों से जुड़ गईं। ड्रैगन के साथ अपने बंधन के माध्यम से दुनिया को देखना एक अजीब एहसास था। समुद्र अलग दिख रहा था, कुछ मायनों में अधिक तीक्ष्ण, अधिक जीवंत। और उस जुड़ाव के माध्यम से उसने भी इसे महसूस किया। एक तीव्र और सहज आवेग जो उसे एक विशेष दिशा में खींच रहा था। एक भूख जो पूरी तरह भूख नहीं थी, एक ज़रूरत जो पूरी तरह ज़रूरत नहीं थी। एलेक्स ने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ का अनुसरण किया। वह और गहरे पानी में तैरता हुआ आगे बढ़ा, चट्टानों और मछलियों के झुंडों को पार करते हुए जो उसके पास आते ही बिखर जाते थे। समुद्र तल नीचे की ओर ढलानदार था, फिर एक समतल मैदान में बदल गया जो अजीबोगरीब पौधों से ढका हुआ था जो जैव प्रकाश से जगमगा रहे थे। उस मैदान के बीचों बीच, एक विशाल पानी के नीचे की झाड़ी की पत्तियों के नीचे, कुछ लटका हुआ था। एक फल, हरा भरा और एक आंतरिक प्रकाश से स्पंदित, जो मानो दिल की धड़कन की तरह धड़क रहा हो। एलेक्स सावधानीपूर्वक आगे बढ़ा और जैसे ही वह करीब पहुंचा, उसने अपनी रहस्योद्घाटन की आंख को सक्रिय कर लिया। नाम, जीवन शक्ति का फल। पद, एक उच्च श्रेणी का खजाना। नोट, ये फल जीवन शक्ति को तत्काल और स्थायी रूप से बढ़ाता है। जिन जीवों में जीवन शक्ति का वंशानुक्रम होता है, उनके जीन में छिपी सुप्त क्षमता को यह फल जागृत कर सकता है। एलेक्स की आंखें चौड़ी हो गईं। अब उसे समझ आ गया था कि एम्बर इतनी उत्सुक क्यों थी। उस छाया ड्रैगन की रगों में ड्रैगन का खून बहता था, जो प्राचीन और शक्तिशाली था। अगर यह फल उस क्षमता का एक अंश भी खोल सके। एम्बर, उसने धीरे से पुकारा। अजगर अपनी परछाई से बाहर निकला, उसका रूप पानी में प्रकट हुआ। गहरे समुद्र के अंधेरे में भी एलेक्स उसकी आंखों में उत्साह देख सकता था। एम्बर खुशी से उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा था। इस खजाने को देखकर उसका सामान्य गंभीर व्यवहार पूरी तरह से गायब हो गया था। एलेक्स ने हाथ बढ़ाकर फल को धीरे से उठाया, इस बात का पूरा ध्यान रखते हुए कि वह टूट न जाए। ठंडे समुद्री पानी से घिरे होने के बावजूद वह छूने पर गर्म था। उसके अंदर की रोशनी मानो तेज हो गई, मानो उसे पता चल गया हो कि उसे खोज लिया गया है। हमें अभी पीछे हटना होगा, एलेक्स ने फल को अपने भंडारण घेरे में इतनी सावधानी से रखते हुए कहा, जितनी सावधानी उसने पहले कभी किसी खजाने के लिए नहीं बरती थी।
तुम्हें इसे ठीक से एक सुरक्षित स्थान पर खाना होगा जहां कोई तुम्हें परेशान न कर सके। धन्यवाद स्वामी। उसके मन में एम्बर की आवाज़ भावनाओं से भरी हुई थी। अजगर उसके पास तैरकर आया और उसकी बगल से लिपट गया, स्नेह का ऐसा भाव जो एलेक्स ने उससे पहले कभी नहीं देखा था। धन्यवाद। एलेक्स ने अजगर के खुरदुरे सिर पर थपथपाया, फिर उसे वापस अपनी छाया में बुला लिया। उसने समुद्र तल पर आखिरी नज़र डाली, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आसपास कोई और खजाना छिपा तो नहीं है। फिर उसने अपना ध्यान सतह की ओर मोड़ा। लेकिन जाने से पहले ही उसके मन में एक और विचार आया। विरासत की मीनार। उसने अभी तक उसे चुनौती नहीं दी थी, और आगे जो कुछ भी होने वाला था, आक्रमण, आगामी युद्ध, उसके पास ज़्यादा समय नहीं बचा था। मुझे उस टावर को चुनौती देनी होगी, उसने मन ही मन बुदबुदाया। शायद मुझे कुछ काम की चीज़ मिल जाए। 100 स्लॉट मिल जाएं तो अच्छा होगा, या फिर कुछ बढ़िया उपकरण, कुछ भी जिससे हमें बढ़त मिल सके। उसने अपना ध्यान केंद्रित किया और समुद्र तल से गायब हो गया, और कुछ ही क्षणों बाद सेलेस्ट घर के आंगन में फिर से प्रकट हुआ। जूलियस और कई अन्य लोग अभी भी वहीं थे, नक्शों और दस्तावेजों से ढकी एक मेज के चारों ओर जमा थे। एलेक्स के अचानक प्रकट होने पर वे आश्चर्य से ऊपर देखने लगे। क्या हुआ? एलेक्स के चेहरे के भावों को समझते हुए जूलियस ने तुरंत पूछा। क्या बाहर कुछ हुआ है? कोई दिक्कत नहीं, एलेक्स ने उसे आश्वस्त किया। मैं विरासत टावर को चुनौती देना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले। उसने पहले से तैयार की हुई भंडारण अंगूठी निकाली और जूलियस की ओर फेंक दी। ये कुछ संसाधन हैं जो मैंने एकत्र किए हैं। इनका उपयोग करके एसरैन क्या उससे ऊपर की प्रतिभा वाले सभी लोगों को ग्रैंडमास्टर स्तर तक पहुंचाएं। आक्रमण शुरू होने से पहले हमें हर संभव शक्ति की आवश्यकता है। जूलियस ने अंगूठी पकड़ी और गंभीरता से सिर हिलाया। मैं खुद देख लूंगा। टावर अलायंस हॉल के अंदर एक गुप्त स्थान पर है। क्या हमें अभी वहां चलना चाहिए? एलेक्स ने सिर हिलाया और जूलियस के कंधे पर हाथ रख दिया। कुछ ही पलों में वे अलायंस हॉल के सामने खड़े थे। जूलियस आगे आगे चलने लगा, उन गलियारों से होते हुए जिन्हें एलेक्स ने पहले कभी नहीं देखा था। रास्ते में मिले पहरेदारों ने सम्मानपूर्वक सिर हिलाया और बिना किसी सवाल के दरवाजे खोल दिए। वे एक लंबी सीढ़ी से नीचे उतरे, फिर दूसरी से, जब तक कि एलेक्स को यकीन नहीं हो गया कि वे ज़मीन के बहुत नीचे पहुंच गए हैं। अंततः वे एक विशाल द्वार पर पहुंचे, जो लगभग 20 फीट ऊंचा था और किसी गहरे रंग की धातु से बना था जो प्रकाश को परावर्तित करने के बजाय अवशोषित करता प्रतीत होता था। दो वृद्ध पुरुष दोनों ओर पहरा दे रहे थे। उनके शरीर से ऐसी शक्ति निकल रही थी जिससे आसपास की हवा भारी महसूस हो रही थी। दोनों ही मार्शल सम्राट थे, ऐसे योद्धा जो एक ही मुक्के से पहाड़ों को समतल कर सकते थे। जब उन्होंने एलेक्स और जूलियस को आते देखा तो दोनों बूढ़े व्यक्ति सीधे खड़े हो गए और झुककर उन्हें प्रणाम किया। बिना कुछ कहे वे मुड़े और विशाल दरवाजे खोल दिए। दरवाजों के पार एक विशाल गोलाकार कमरा था, और उस कमरे के केंद्र में, जमीन से कई फीट ऊपर, एक द्वार था। यह विशालकाय था, लगभग 30 फीट चौड़ा, चमकीले नीले प्रकाश का एक घूमता हुआ भंवर जो एलेक्स की आत्मा को अपनी ओर खींच रहा था। खिंचाव इतना जबरदस्त था, मानो किसी झरने के किनारे खड़े होकर पानी आपको नीचे खींच रहा हो। इसे देखते ही एलेक्स के रोंगटे खड़े हो गए। याद रखना, जूलियस ने गंभीर स्वर में कहा, कमरे में प्रवेश करते ही पोर्टल तुमसे बात करेगा। ये तुम्हें तुम्हारी परीक्षा के लिए विकल्प देगा। सोच समझकर चुनना। एक बार चुनाव कर लेने के बाद तुम्हें अंदर खींच लिया जाएगा। अंदर कौन कौन सी परीक्षाएं तुम्हारा इंतजार कर रही हैं, यह कोई नहीं जानता। अंदर जाने वाले हर व्यक्ति को एक अलग अनुभव होता है, लेकिन तुम्हारे प्रदर्शन के आधार पर तुम्हें रेटिंग और इनाम मिलेगा। जितना अच्छा प्रदर्शन करोगे उतना ही अच्छा इनाम मिलेगा। एलेक्स ने सिर हिलाया और हर शब्द को याद कर लिया। उसने गहरी सांस ली और फिर विशाल दरवाजे की ओर चल पड़ा। दरवाजा उसके पीछे जोरदार धमाके के साथ बंद हो गया, जिसकी गूंज खाली कमरे में गूंज उठी। वह धीरे धीरे पोर्टल की ओर बढ़ा, हर कदम उसे उस घूमती हुई नीली रोशनी के करीब ला रहा था। जब वह 10 मीटर की दूरी पर था, तभी एक आवाज़ सीधे उसके मन में गूंजी। उसके कानों से नहीं, बल्कि सीधे उसके विचारों में, प्राचीन और शक्तिशाली। आप किस मुकदमे को चुनौती देना चाहते हैं? आध्यात्मिक गुरु, एलेक्स ने बिना किसी झिझक के कहा। जैसे ही ये शब्द उसके मुख से निकले, एक जबरदस्त खिंचाव ने उसके शरीर को जकड़ लिया। उसने विरोध नहीं किया। दुनिया धुंधली हो गई, मुड़ गई और फिर से संवर गई। एलेक्स ने खुद को एक सफ़ेद, निर्जन और खाली कमरे में खड़ा पाया। इससे पहले कि वह चारों ओर देख पाता, ऊपर से कहीं से नीली रोशनी की एक किरण आई और उसके शरीर को सिर से पैर तक स्कैन करने लगी। यह अजीब सा लगा, मानो किसी ऐसी चीज़ से एक्सरे किया जा रहा हो जो किसी भी मानवीय तकनीक से कहीं अधिक उन्नत हो। स्कैनिंग कुछ ही सेकंड तक चली, लेकिन ऐसा लगा जैसे कई घंटे बीत गए हों। फिर आवाज़ वापस आई। असाधारण प्रतिभा का पता चला। उच्चतम श्रेणी की परीक्षा शुरू की जा रही है। दुनिया फिर से लुप्त हो गई। जब एलेक्स ने अपनी आंखें खोलीं, तो वह एक जंगल में खड़ा था। लेकिन ये कोई साधारण जंगल नहीं था।
यहाँ के पेड़ विशाल थे, उनके तने इमारतों से भी चौड़े थे, उनकी घनी छतरी आसमान को इस कदर ढक रही थी कि उसे पता ही नहीं चल रहा था कि दिन है या रात। हवा ऊर्जा से भरी हुई थी, इतनी घनी कि हर सांस तरल ऊर्जा पीती हुई महसूस हो रही थी। और फिर उसने उन्हें देखा, 7 मूर्तियाँ।